So today we are going to start a new chapter, a fresh new chapter, that is chapter 8, alkyl halides. And you all know that in order to learn organic chemistry, you have to concentrate on each and everything from single topic till the last topic to understand about the chapter. And if you neglect anything during the lecture, then it is quite obvious that you will not understand any single thing after that. Okay? So this is the only dangerous thing about organic chemistry, that you have to learn each and everything completely. There is nothing important or non-important in organic chemistry, because everything is so much connected to each other, so much connected to each other. The one topic is connected to the other, then the third, then fourth, then fifth. और अगर आप ये कहते हैं बीच वाले में एक टॉपिक छोड़ दूँ तो इससे मेरे को नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता एक बच्चा बोले सर मुझे इथीन नहीं आता और मुझे मिथेन इथेन दोनों आता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जगह मुझे सर मुझे बेंजीन की एडिशन तो आती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो पूरा आ रहा होगा या तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। ऑर्गेनिक में बीच में कोई चीज़ रास्ता नहीं है ना। वैसे इंग्लिश में हो सकता है कि सर 2 चैप्टर याद है 3 याद नहीं है, फिजिक्स में फलां वाला टॉपिक याद है फलां याद नहीं है, मैथ में वो याद है वो याद, लेकिन मतलब ये तैयारी उस चीज़ की तैयारी। लेकिन आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में खास तौर पर ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो सारा आएगा या तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही है ना, या तो पूरा आ जाता है एक 7 चैप्टर पूरा, या कुछ भी नहीं आ रहा होता है स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स को कंसंट्रेशन के साथ सुने, इसमें आपका ही फ़ायदा सारा सर, क्योंकि पेपर आपको देना। चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड्स, अ वेरी स्मॉल चैप्टर। देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, then nucleophilic substitution reactions, then elimination reactions. At the end we will discuss the preparation of Grignard reagents and their reactions. So alkyl halide is not a new name for you. कोई नई बात मेरे बोर्ड पर नहीं लिख दी है हेडिंग पर अल्काइल हैलाइड। चैप्टर 6 चैप्टर 7 सब में हम इसका इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज अल्काइल रेडिकल के साथ जब भी कोई हैलोजन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? इफ अ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन देन इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अगर किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह पर हैलोजन ऐड कर दिया जाए तो जो कंपाउंड आपके पास बनता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ के द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि अल्काइल हैलाइड की नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की नेमिंग आप जानते हैं, कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम होता है हेलो अल्केन। ठीक है, अगर आप CH3Cl लिखते हैं देन इट इज़ एक्चुअली मिथाइल क्लोराइड इन कॉमन, और IUPAC में क्लोरोमीथेन। CH2H5Cl लिखते हैं कॉमन में इथाइल क्लोराइड, IUPAC में क्लोरोइथेन। ठीक है, इस तरह से इसकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन किया जाए तो 3 तरह के अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, द फर्स्ट वन हियर वी हैव आर कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। द सेकंड वी हैव टू डिस्कस आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, तो इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, और टर्शरी को हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। Now what is the difference between these 3? क्या फ़र्क है इन तीनों में? तो याद रखें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किससे कहते हैं? इफ़ 1 अल्काइल रेडिकल इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर सिर्फ एक ही अल्काइल रेडिकल अटैच हो अल्फा कार्बन से, उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू राइट द जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स,
तो अगर मैं इसका जनरल फार्मूला आपको बताऊं तो इस तरह से होगा कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप X, अल्काइल हैलाइड के अंदर जो ये X होता है दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये X हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप में से अटैच होता है कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। और अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ सिर्फ एक ही जगह पर रेडिकल मौजूद है देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ओवर इट। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव Cl, देन कार्बन, और यहाँ पर मैं CH3 लगा दूँ, देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये आपको लिख रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, चूँकि ये अल्फ़ा कार्बन के सिर्फ एक ही जानिब रेडिकल की अटैचमेंट हुई है, बाकी दोनों तरफ तो हाइड्रोजन है। तो ये टोटल 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, तो दिस इज एक्चुअली इथाइल क्लोराइड। इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इथाइल क्लोराइड। सिंस ये प्राइमरी कंपाउंड है इसलिए हम इसको प्राइमरी इथाइल क्लोराइड कह सकते हैं। ये इसी को 1 डिग्री इथाइल क्लोराइड भी कहा जा सकता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? इफ 2 अल्काइल रेडिकल्स आर अटैच टू अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल रेडिकल्स अटैच्ड हों फिर वो सेकेंडरी कंपाउंड होता है और उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं और पहले जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है। लेट्स सपोज टू से कि अगर हम कहते हैं दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड हेयर इज द कार्बन, और उसके 2 तरफ अगर आप रेडिकल्स को अटैच कर दें, एक तरफ हाइड्रोजन छोड़ दें। नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज यहाँ अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल रेडिकल्स की अटैचमेंट हो चुकी है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ओवर दिस। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो X में कोई भी X डाल दो, कोई भी हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ क्लोरीन डाला तो यहाँ पर ब्रोमीन रख देते हैं ताकि अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड्स बना सकें। देन कार्बन, यहाँ कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा दो, यहाँ कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा दो, कोई भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप CH3 लगाओ, आप इथाइल भी लगा सकते हो, और H लगा दिया। नाउ दिस इज़ नॉट प्राइमरी कंपाउंड, दिस इज सेकेंडरी कंपाउंड। और अच्छा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जब हम ये बोलते हैं तो ये जो रूल्स होता है ना, असल में जो नेमिंग्स होती हैं, ये असल में हमारे पास जो है वो कॉमन नेमिंग सिस्टम्स हैं। दीज आर एक्चुअली द कॉमन नेम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हम कॉमन नेम में कह रहे होते हैं। IUPAC के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं कहा जाता, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसी को मिसाल के तौर पर अगर हम IUPAC में इसका नाम हम लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्लोरोइथेन। सो दिस इज क्लोरोइथेन इन IUPAC नेमिंग, ठीक है। फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं कहेंगे, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 क्लोरोइथेन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से अटैचमेंट है Cl की। नेक्स्ट इज के अगर हम यहाँ बात करें बच्चों के इस कंपाउंड का नाम, दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। सेकेंडरी की जगह हम सेक भी लिख सकते हैं, सेक में सेकेंडरी, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, एंड इट इज़ एक्चुअली अ 2 डिग्री कंपाउंड, चूँकि अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल की अटैचमेंट है। इसी को अगर हम IUPAC में नेम देना चाहें, लेट्स से कि आप इसको IUPAC में नाम लिखना हो तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है, इट इज़ नॉट 1 ब्रोमो, इट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन, सही है। सो दिस इज एक्चुअली IUPAC नेमिंग, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम कॉमन नेमिंग में लिख रहे होते हैं। IUPAC में तो 1 2 3 नॉर्मल चेन बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं और नाम लिख देते हैं, ठीक है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जिसको हम 3 डिग्री कंपाउंड कहते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल एज वेल। इफ 3 अल्काइल रेडिकल्स आर, ये मैक्सिमम है, आर अटैच टू अल्फा कार्बन, अगर 3 अल्काइल रेडिकल अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो दैन इट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो सबसे पहले जनरल फार्मूला उसका हम लिख लेते हैं। सो जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं क्या होने वाला है, X के साथ कार्बन यहाँ, तो तीनों पोजीशन पर रेडिकल्स की अटैचमेंट हो जाएगी, ये मैक्सिमम अटैचमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है रेडिकल अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इसके जनरल फार्मूला की सूरत, अगर एग्जाम्पल अगर हम इसकी लिखें
तो एग्जाम्पल में लेट से यहाँ पर आयोडीन अब लगा लेते हैं. नाउ कार्बन, हियर इज 1 रेडिकल, द सेकंड रेडिकल एंड द थर्ड रेडिकल. अब ये टर्शरी कंपाउंड है, तो ये ब्यूटाइल आयोडाइड तो है, कॉमन नेमिंग के लिहाज से इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, या टर्शरी को सिर्फ टर लिख सकते हैं, टर ब्यूटाइल आयोडाइड. तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड या टर ब्यूटाइल आयोडाइड इट इज़ एक्चुअली 3 डिग्री कंपाउंड, चूँकि अल्फा कार्बन की तरफ से 3 अल्काइल रेडिकल्स के अटैचमेंट है. इसी को अगर हम IUPAC नेम में लिखना चाहें, अगर आपका दिल करे कि आप इसका IUPAC नेम लिखें, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करें. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं. अब एक तरफ से हेलोजन बाहर है और एक तरफ से मिथाइल रेडिकल बाहर है. M से मिथाइल होता है, I से आयोडो होता है. तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो पहले आयोडो का नाम आएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल और टोटल कार्बन चेन के अंदर मौजूद हैं 3, तो प्रोपेन. तो अगर IUPAC में इसका, ये तो कॉमन नेम है, अगर IUPAC में इसका नाम लिखना चाहो तो इट इज़ 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. सो जस्ट अ सिंगल इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंपाउंड में क्या फ़र्क है, तो समझ में यकीनन आया होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ. और नेक्स्ट 2 और बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ इसी हवाले से. सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ चल बल्कि स्टेबिलिटी की बात मैं नेक्स्ट उसमें कर लेता हूँ. उससे पहले मैं एक और बात करता हूँ, स्टेबिलिटी का याद दिलाना कि मुझे ये बात मुझे बतानी है, चूँकि उससे पहले एक काम मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ. चूँकि वहाँ पर अभी आपके पास पेपर में चैप्टर 7 में क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज कार्बोनियम आयन इज दिस R3C R2H. तो वो यहीं पे पता लगेगा आपको कि कौन सा मोस्ट स्टेबल जो है वो कार्बोनियम आयन होता है, ठीक है. तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के फर्दर भी 3 टाइप्स होते हैं, अगर मैं आपको बताता चलो. तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है ना, तो इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में 3 तरह के कंपाउंड इसके अंदर आ जाते हैं. ABC करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ABC करके. अब वो कौन कौन से कंपाउंड्स इसको समझना है. प्राइमरी के टाइप्स बता रहा हूँ. एक होता है N कंपाउंड, एक होता है आइसो और एक होता है नेओ. N आइसो नेओ, ये भी बड़ा सुना होगा आपने ऑर्गेनिक के अंदर, N आइसो नेओ, ये प्राइमरी के अंदर आते हैं. मैं एक बार फिर बताता हूँ इसके क्या मतलब होता है N आइसो नेओ के. N का मतलब होता है ऑल कार्बन एटम्स आर इन चेन. जब सारे कार्बन एटम चेन के अंदर मौजूद हो तो वो N कंपाउंड है, ठीक है. आइसो कंपाउंड की जब बात करें, आइसो में क्या होता है कि 1 कार्बन, ठीक है, या एक ब्रांच बाहर होता है जिसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है. तो 1 ब्रांच या 1 फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं. 1 फंक्शनल ग्रुप इज, वो बाहर होता है, इज आउट फ्रॉम द सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, या 1 मिथाइल रेडिकल कह सकते हैं. 1 मिथाइल रेडिकल इज आउट फ्रॉम द सेकेंड लास्ट कार्बन. अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 मिथाइल रेडिकल बाहर तो वो आइसो कंपाउंड है. नेओ कंपाउंड कहेंगे इफ़ 2 मिथाइल रेडिकल आर आउट फ्रॉम द सेकेंड लास्ट कार्बन. अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है. लेट्स हैव एग्जाम्पल. अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ N पेंटाइल क्लोराइड, N पेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड. तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर लेना होगा लाइक Cl, और Cl लेने के बाद CH2 CH2 CH2, नाउ दैट इज CH2 अगेन, नाउ CH3, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कार्बन चेन के अंदर आ गए. तो ये आपका N पेंटाइल क्लोराइड कहलाएगा, और इसको हम प्राइमरी पेंटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं. सर प्राइमरी तो है ही ना, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन के एक ही तरफ रेडिकल की अटैचमेंट हो रही है बस, ठीक है. तो दैट इज़ हमारा, ये हमारे पास कहला जाएगा, दैट इज़ N पेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड. आइसो पेंटाइल क्लोराइड कब बनेगा ये अब ज़रा देखते हैं, ठीक है. अगर अब मुझे ये कंपाउंड यहाँ पर जो बनाना है, दैट इज़ आइसो पेंटाइल क्लोराइड. अब आइसो कंपाउंड क्या होता है, आइसो और सेकेंडरी में एक फ़र्क है, ज़रा देखिएगा, ठीक है. अगर मैं Cl लगा दूँ, नाउ CH2 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 CH3, अभी 4 लगा दिया. अब 5वां स्टेट नहीं लगाऊंगा. अगर मैं 5वें कार्बन एटम को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो ये प्राइमरी नहीं रहेगा, फिर ये सेकेंडरी बन जाएगा. चूँकि ये देखो नंबरिंग देखो ना, यहाँ से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1 2 3 4.
तो सेकंड लास्ट कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक CH3 को बाहर निकाल देंगे। सेकंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल रेडिकल बाहर है, इसको हम कहेंगे आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और अभी भी ये प्राइमरी कंपाउंड ही है, सेकेंडरी नहीं है। क्यों? चूंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप और उसके अल्फा कार्बन के एक ही तरफ रेडिकल अटैच हुआ, दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन है, दोनों ऊपर नीचे। ये प्राइमरी के अंदर कौन सा टाइप है, आइसो। ये प्राइमरी के अंदर था N, अब प्राइमरी के अंदर मैं नेओ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब मैं जो कंपाउंड यहाँ पर बनाता हूँ दैट इज नेओपेंटाइल क्लोराइड। अब नेओपेंटाइल क्लोराइड क्या होगा, चेक करें कि आपने क्लोरीन ले लिया, नाउ 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हाइड्रोजन नहीं डालना में, कोई मसला नहीं, 1 2 3 4, ये देखो अगर पांचों लाइन से लगा दिया दैट इज यहाँ पर ये हो जाएगा N पेंटाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ से Cl कार्बन हटाया और यहाँ लगा दिया एक, दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से टोटल 3 कार्बन छोड़ूं और सेकंड लास्ट यहाँ से 1 कार्बन बाहर कर दूं, यहाँ से 1 कार्बन बाहर कर दूं, तो क्या सेकंड लास्ट कार्बन से 2 रेडिकल बाहर है, तो ये आपका नेओपेंटाइल क्लोराइड है। और इस वक्त भी ये आपका प्राइमरी ही है। क्यों? फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन के एक ही जानिब कार्बन के अटैचमेंट, बाकी ऊपर और नीचे तो हाइड्रोजन मौजूद है इसके। बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, N, आइसो और नेओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो मैं थोड़ी देर में आपको जो 2 बातें हैं वो मैं बताता हूँ एक्सेप्शंस के साथ। यहाँ तक जो क्लियर है पहले इसको आप लिखें। अच्छा, इस रूल में एक्सेप्शन ज़रा देखें आप, एक्सेप्शन क्या है। मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड, टर्शियरी कंपाउंड में हम फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को देखते हैं, जबकि N आइसोनियो के अंदर हम सेकंड लास्ट कार्बन को देखते हुए जो है चेन से बाहर करते हैं। 2 कंडीशंस ऐसी हैं जब आइसो कंपाउंड सेक की तरह हो सकता है और टर्शियरी कंपाउंड नियो की तरह हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ 2 कंपाउंड्स कौन से हैं फेमस कंपाउंड। सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सेक प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इट मस्ट बी इक्वल टू आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। याद करिए कि आइसो प्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड एक्चुअल में उनका स्ट्रक्चर सेम होता है एग्जैक्टली। आपको वजह थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। Cl ले लिया आपने, कार्बन ले लिया, अगर लेट से मैं सेकेंडरी बनाना चाहता हूँ तो 2 तरफ से स्ट्रक्चर निकाल दिया, ठीक है। एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, तो अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल्स के अटैचमेंट हो, तो ये आपका सेक प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, 2 डिग्री कंपाउंड हो गया आपका ये। और अगर हम आइसो के लिहाज से देखें, आइसो में क्या होता है, सेकंड लास्ट से 1 कार्बन बाहर होना चाहिए, तो ये आपकी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन चल रही है, सेकंड लास्ट ये रहा, इससे 1 बाहर है, तो ऑटोमेटिकली ये आइसो भी कहलाएगा। तो ये आइसो भी है और ये सेकेंडरी भी। अगर 3 कार्बन के लिए आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, 4 कार्बन से दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाता है ना। 3 में सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन मैं आपको टर्शरी वाले में दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इट मस्ट बी इक्वल टू नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैं टर्शरी बनाने की नियत करता हूँ, मेरी नियत है कि मैं टर्शरी बनाऊँ। क्लोरीन कार्बन, टर्शरी मतलब कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स के अटैचमेंट, एक यहाँ CH3, एक यहाँ CH3, एक यहाँ CH3, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखते हैं क्या ये नियो भी है। सेकंड लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इससे 2 बाहर है, तो ऑटोमेटिकली नियो भी है। तो प्रोपाइल के लिए सेकेंडरी और आइसो 1 होता है, ब्यूटाइल के लिए टर्शरी और नियो 1 होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो सबके लिए अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि आप एक इत्तेफाक हो गया कि आइसो और नियो एक जैसा, वो टर्शरी और नियो एक जैसा हो गया। इत्तेफाक हो गया कि सेक और आइसो इसमें एक जैसा हो गया। हर में इत्तेफाक नहीं होता, पेंटाइल में नहीं होगा इत्तेफाक है, चूँकि वहाँ आप सेकंड लास्ट से अलग करेंगे अलग स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ से अलग करेंगे तो अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लेकिन सेम हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्यों एक्सेप्शन मैं इसको कह रहा हूँ? वरना कभी भी आइसो और सेक कंपाउंड एक जैसे नहीं होते हैं, टर्शरी और एक जैसे नहीं होता। लेकिन इसको नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की स्टेबिलिटी, तो ज़रा समझना है इस टॉपिक को कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन सा लेस स्टेबल होता है। तो सबसे पहली बात कि 3
3 degree alkyl halides are more stable than 2 degree alkyl halides and 2 degree alkyl halides are more stable than 1 degree alkyl halide। ये कह सकते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। स्टेबिलिटी से मुराद स्टेबल, लैक ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। अगर आपसे अगर इस तरह मैं पूछ लूँ रिएक्टिविटी, अगर मैं आपसे पूछ लूँ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। देन 1 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। अब क्यों, वजह क्या है, वजह देखते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई कि आपने X लिया, कार्बन लिया, 3 तरफ से रेडिकल्स की अटैचमेंट है, ये टर्शियरी है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कंपाउंड से, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कंपाउंड से। सही है। वजह क्या है, सबसे कम रिएक्शन ये करेगा इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल ये कंपाउंड है। क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे वजह हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई बल्की मॉलिक्यूल, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल कहीं पर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। मिसाल के तौर पे कोई भी रिएजेंट है वो इस कार्बन के साथ रिएक्शन करना चाहता है, तो अब देखो कौन कौन सी चीज़ रुकावट डालेगी। यहाँ पर अगर पहले यहाँ पर आओ, प्राइमरी में रेडिकल्स बड़े होते हैं, हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, तो हाइड्रोजन के एटम छोटे हैं और रेडिकल का साइज़ बड़ा होता है, तो आराम से इस साइड से आकर कोई भी जो है वो रिएजेंट इस कार्बन से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए बहुत हाईली रिएक्टिव होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। यहाँ आओ, 2 बल्की मॉलिक्यूल मौजूद हैं, रेडिकल्स बल्की मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पे भी छोटा मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ से अटैक कर लेगा। अब आ जाओ टर्शरी, 3 बल्की मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब कोई भी रिएजेंट आएगा उसको जगह ही नहीं मिलेगा रिएक्शन करने का, हर तरफ तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ इस कार्बन को, कहाँ से आएगा इस कार्बन के पास कोई। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड होगा ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, जो सबसे कम रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए टर्शरी जो आइंस होते हैं ना, टर्शरी जो कंपाउंड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबिलिटी रखते हैं। अच्छा, अब एक और बात समझ जाओ जरा कि यहीं पर अगर मैं इस x को हटा दूं, अगर मैं ये x हटा दूं तो x पर माइनस चार्ज होता है, अगर x माइनस हट जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे कार्बोनियम आयोन्स। कार्बोनियम आयन क्या होता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दिस इज टर्शरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आपका आयन होगा वो टर्शरी कार्बोनियम आयन होगा, मोस्ट स्टेबल। इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक और तरह से लिख सकते हैं, R3C+, MCQs में लिखा हुआ है आपके पास, ये मोर स्टेबल है R2HC+ से, और ये और ज़्यादा स्टेबल है RH2C+ से। तो मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। समझ में आ गई बात। तो वहाँ ये वाले ऑप्शन पे टिक किया हुआ होगा। क्लियर है, उसको लेकर